व्लादिमीर पुतिन 20 सालों से भी ज्यादा से रशिया का लीडर या कुछ लोगों के अकॉर्डिंग रशिया का रूलर बना हुआ है। और इन 20 सालों में पुतिन ने एक डूबती कंट्री को दुनिया की एक सुपर पावर बना दिया है। और इस प्रोसेस में व्लादिमीर पुतिन का मेन गोल था वेस्टर्न कंट्रीज से मुकाबला करना। लेकिन आखिर कैसे 1989 के पहले रशिया का एक जासूस आने वाले सालों में दुनिया का एक सबसे इम्पोर्टेंट फिगर या कह सकते हैं दुनिया का सबसे इम्पोर्टेंट आदमी बन गया। ये जानने के लिए इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना, क्योंकि इसमें मैं पुतिन की जासूस से प्रेसिडेंट बनने की पूरी कहानी डिटेल में बताने वाला हूँ। तो वीडियो शुरू करते हैं। सोवियत यूनियन के फॉल के बाद यानी 1989 में रशिया की हालत बहुत खराब थी। कई सालों तक चले कोल्ड वॉर की वजह से ऑलरेडी रशिया के रिसोर्सेज कम हो चुके थे और उसके बाद सोवियत यूनियन के टूटने से रशिया को एक बहुत बड़ा झटका लगा था और उसकी इकोनॉमी लगभग आधी हो गई थी। उस टाइम पर 40 साल के व्लादिमीर पुतिन ईस्ट जर्मनी में सोवियत सिक्योरिटी एजेंसी केजीबी के लिए एक अंडरकवर स्पाई यानी खुफिया जासूस का काम कर रहे थे। सोवियत यूनियन के टूटने से 15 नई कंट्रीज फॉर्म हुई थी, जिसमें से एक थी रशिया। लेकिन पुतिन की आंखों में ये रशिया की हार थी, जिसमें रशिया ने 20 लाख वर्ग मील की जमीन खो दी थी। और बाद में पुतिन ने ये स्टेटमेंट भी दिया था कि ये इवेंट सेंचुरी का सबसे बड़ा जियोपॉलिटिकल डिजास्टर था। और पुतिन ने यह भी कहा था कि इससे कई रशियन पेट्रियट्स यानी देशभक्त रशिया से दूर हो गए थे। 1990s में रशिया को बचाने के लिए रशियन गवर्नमेंट को 45,000 पब्लिक बिजनेसेस जैसे माइनिंग, एनर्जी और कम्युनिकेशन सेक्टर के बिजनेस बेचने पड़े। और ये सारी कंपनीज रशिया के सबसे अमीर लोगों के हाथ लगी थी, जिन्हें आज रशियन ओलिगार्क्स कहा जाता है। इसी टाइम पर रशिया में नई गवर्नमेंट भी फॉर्म हुई थी, जिसमें रशिया के प्रेसिडेंट बने थे बोरिस येल्त्सिन। लेकिन रशिया के लोग येल्त्सिन को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। उन लोगों के अकॉर्डिंग येल्त्सिन वेस्टर्न कंट्रीज का सपोर्टर था और पावर में बने रहने के लिए येल्त्सिन ओलिगार्क्स का सपोर्ट भी ले रहा था, जिससे रशिया की ज्यादातर पॉलिटिकल पावर उन ओलिगार्क्स के कंट्रोल में ही थी। लेकिन 1991 में चीजें बदलने लगी जब व्लादिमीर पुतिन ने केजीबी छोड़ दी और सेंट पीटर्सबर्ग के डेप्यूटी मेयर बन गए। पुतिन ने अपनी नई पोजीशन का यूज अपने लोगों को स्पेशल ट्रीटमेंट देने के लिए किया और क्राइम ऑर्गेनाइजेशन यानी क्रिमिनल्स की मोनोपोली क्रिएट करने में मदद की। और यहाँ तक कि उन पे ये एलिगेशंस भी लगे थे कि वो गवर्नमेंट का पैसा अपने दोस्तों को लोन कर रहे थे। लेकिन इन्हीं सभी चीजों के चलते कुछ टाइम में पुतिन ओलिगार्क्स, रशियन सिक्योरिटी ऑफिसर्स, करप्ट पॉलिटिशियंस और क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशंस के फेवरेट बन गए। और इन्हीं लोगों की मदद और सपोर्ट से 1999 में पुतिन रशिया के नए प्राइम मिनिस्टर बन गए। पुतिन की नजर में प्रेसिडेंट येल्त्सिन की वजह से यूएसए रशिया को डोमिनेट कर रहा था, और ये भी कि नेटो पुरानी सोवियत यूनियन की कंट्रीज को अपना पार्ट बनाकर रशिया को घेरने की कोशिश कर रहा है। और तब पुतिन का मेन गोल रशिया को एक पावरफुल कंट्री बनाना बन गया, एक ऐसी कंट्री जो स्टेबल भी हो और जो अपने आसपास की कंट्रीज को इन्फ्लुएंस भी कर पाए। और जल्द ही पुतिन को इसका मौका भी मिल गया। सोवियत यूनियन के टूटने के बाद चेचनिया, जो पहले रशिया का ही पार्ट था, वहां वायलेंस बढ़ने लगा और वहां के टेररिस्ट रशियन बॉर्डर्स पर अटैक करने लगे। और अगस्त 1999 में रशिया के कुछ मेजर सिटीज में टेररिस्ट अटैक्स हुए, जिसमें से एक सिटी मॉस्को भी थी। इन अटैक्स में ऑलमोस्ट 300 लोग मारे गए। और उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर व्लादिमीर पुतिन ने चेचनिया के टेररिस्ट को पब्लिकली ब्लेम करना शुरू कर दिया और लोगों को यह भरोसा दिलाया कि वो रशिया के लिए बदला लेगा। इससे हुआ ये कि रशिया में पुतिन का सपोर्ट कई गुना बढ़ गया और टेररिस्ट अटैक के पहले पुतिन की अप्रूवल रेटिंग जो बस 2% पर थी, वो अटैक के बाद 45% पर पहुंच गई। और कुछ जर्नलिस्ट ने बाद में ये सबूत तक पेश किए कि उन टेररिस्ट अटैक्स में चेचनिया के टेररिस्ट नहीं बल्कि खुद पुतिन का ही हाथ था, लेकिन ये कभी प्रूव नहीं हो पाया। इसके बाद रशिया ने चेचनिया पर फुल स्केल अटैक लॉन्च कर दिया और वहां की कैपिटल ग्रोजनी को मिट्टी में मिला दिया। और रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग इसमें 80,000 लोग मारे गए थे। और 1 साल तक चले इस वॉर के बाद रशिया ने चेचनिया पर फिर कब्जा कर लिया। इसके बाद दिसंबर 1999 में रशियन प्रेसिडेंट येल्त्सिन ने रिजाइन कर दिया और पुतिन टेम्पररी प्रेसिडेंट बन गए। और इसके बाद हुए प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में रशिया के फुल फ्लेज प्रेसिडेंट चुने गए व्लादिमीर पुतिन, और उन्होंने रशिया को अपने हिसाब से बदलना शुरू कर दिया। पुतिन ने सबसे पहले रशियन ओलिगार्क्स पर लगाम लगाई। जो ओलिगार्क्स पुतिन का सपोर्ट करते थे उन्हें इनाम मिला, और जो पुतिन के खिलाफ खड़े हुए उन्हें पुतिन ने जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। ओलिगार्क्स को कंट्रोल करने के बाद पुतिन ने रशिया के बाहर की सोचना शुरू की। उस टाइम पर यूएसए और रशिया के रिलेशंस भी अच्छे थे, यहाँ तक कि पुतिन उस टाइम के अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश के साथ वेकेशन पर भी गए थे। और बुश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये तक कहा था कि उन्हें लगता है कि पुतिन भरोसेमंद है। लेकिन उस टाइम के बाद रशिया का दोस्ताना खत्म हो गया। अगस्त 2008 में रशिया
ने फॉर्मर सोवियत यूनियन कंट्री जॉर्जिया पर अटैक कर दिया और पूरी दुनिया रशिया के इस एक्शन की निंदा करने लगी। लेकिन उस टाइम पर पुतिन रशिया के प्रेसिडेंट नहीं थे। असल में रशिया के रूल्स के अकॉर्डिंग एक बार में कोई कैंडिडेट बस 2 बार ही कंटिन्यूअस प्रेसिडेंट बन सकता है, लेकिन ऐसा कोई रूल नहीं है कि वो सेम कैंडिडेट एक टर्म के ब्रेक के बाद प्रेसिडेंट नहीं बन सकता। और इसीलिए पुतिन 2008 में वापस रशिया के प्राइम मिनिस्टर बन गए, जबकि उनका खुद सिलेक्ट किया कैंडिडेट दिमित्री मेदवेदेव को रशिया का नया प्रेसिडेंट बनाया गया। और इसी टाइम पर बराक ओबामा भी यूएसए के नए प्रेसिडेंट चुने गए थे और ओबामा ने यूएसए रशिया के रिलेशंस बेहतर बनाने की कोशिश भी की थी, जिसमें से एक समझौता ये भी था कि दोनों कंट्रीज यूएसए और रशिया में न्यूक्लियर वेपन्स एक लिमिट तक ही रहेंगे। लेकिन पुतिन फिर भी यूएसए के अगेंस्ट थे और उन्हें रशिया यूएसए के नए रिलेशंस बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। इसके बाद 2012 में पुतिन एक बार फिर प्रेसिडेंट के इलेक्शंस में खड़े हुए और एक बहुत बड़े मार्जिन से जीते। वापस कंट्रोल में आते ही पुतिन ने रशिया में अपनी अथॉरिटी डबल कर ली। असल में सन 2000 में पहली बार रशिया गवर्नमेंट के कंट्रोल में आते ही पुतिन ने रशियन मीडिया को कंट्रोल करना शुरू कर दिया था। खुद पुतिन की गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि टीवी पर कौन सी न्यूज दिखाई जाएगी और कौन सी नहीं, और सभी स्टोरीज में पुतिन को एक स्ट्रॉन्ग रशियन लीडर दिखाया जाता है। पुतिन की फॉरेन मिलिट्री पॉलिसी भी बहुत अग्रेसिव थी। सीरिया के डिक्टेटर बशर अल असद को लड़ने में मदद करने के लिए वेपन्स और फाइटर प्लेन्स भी पुतिन ने ही सप्लाई किए थे। लेकिन पुतिन की गवर्नेंस में ही रशिया ने दुनिया की सबसे अच्छी साइबर आर्मी भी डेवलप की है और इन हैकर्स ने यूएसए की सीक्रेट इंफॉर्मेशन तक चुरा ली है। और यहाँ तक कि जब रशिया ने 2008 में जॉर्जिया पर अटैक किया था, तब इन हैकर्स ने जॉर्जिया का इंटरनेट सिस्टम तक बंद कर दिया था और इन्हीं हैकर्स की मदद से पुतिन यूरोपियन कंट्रीज को तोड़ने की कोशिश भी कर रहा है। 2014 में पहली बार पुतिन ने यूक्रेन पर निशाना साधा था, जब यूक्रेन के उस टाइम के प्रेसिडेंट ने वेस्टर्न कंट्रीज से रिलेशन बनाने की कोशिश की थी। पुतिन को यह डर था कि यूक्रेन भी नेटो ज्वाइन कर लेगा और रशिया पर वेस्टर्न कंट्रीज का मिलिट्री प्रेशर और बढ़ जाएगा। इसलिए रशियन हैकर्स ने यूक्रेन में उनके प्रेसिडेंट के अगेंस्ट प्रोपेगेंडा कैंपेन लॉन्च कर दिया और इससे यूक्रेन के ईस्टर्न पार्ट्स में कई जगह प्रोटेस्ट होने लगे। और इसी बीच पुतिन ने रशियन सोल्जर्स को यूक्रेन भेज दिया और वह प्रोटेस्ट वायलेंस में बदल गए और उन्होंने यूक्रेन के एक पार्ट क्राइमिया पर कब्जा कर लिया। और यूक्रेन का स्ट्रगल आज भी जारी है, क्योंकि 24 फरवरी 2022 को एक बार फिर पुतिन ने यूक्रेन पर अटैक कर दिया है और उससे जो हो रहा है वो तो शायद आप लोग जानते ही होंगे। तो ये थी रशिया के सबसे सक्सेसफुल प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन की कहानी। तो आप लोग पुतिन के बारे में क्या सोचते हैं? क्या पुतिन ने जो किया या जो कर रहा है वो सही है या गलत? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा और इससे कुछ ना कुछ सीखने के लिए ज़रूर मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना ना भूलें। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें फैक्ट्स ट्रक।